दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट विवेक पांडे जी। उत्तर प्रदेश से एक खबर आ रही है फतेहपुर के खागा जिले से। एक बेटी अपने मंगेतर के साथ अपने रिश्तेदारी में कहीं जा रही थी, एक बाग में रुकी भी थी, साथ में उसकी बुआ भी थी। वहां कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं और उसके मंगेतर को वो लोग मारते पीटते हैं और उस लड़की के साथ दो लोग पहले दुष्कर्म करते हैं, फिर फोन करके किसी और को बुलाते हैं, वो तीसरा भी आके दुष्कर्म करता है। पूरी पूरी वीडियो बना ली जाती है। उसके बाद बोला जाता है कि तुमने इसकी खबर किसी को दी तो ये वीडियो वायरल कर दिया। और इतने इस अपराधियों के हौसले बढ़े हुए कि उन्होंने उनसे एक वीडियो रिकॉर्ड करा लिया कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। खैर बाद में वो लड़की हिम्मत करके संबंधित आस के थाने में गई। थाने ने इंस्पेक्टर ने बात नहीं सुनी, उसको भगा दिया। लड़की चले गई फतेहपुर के एसपी साहब के पास। एसपी साहब ने मामले की गंभीरता को समझा, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। मुख्य आरोपी बबलू सिंगरौर, कोई कह रहा है बबलू सिंगरौर नाम है, कोई कुछ जगह पे उसको बबलू ठाकुर कहा जा रहा है, वो फरार है। एसपी फतेहपुर का बयान आया कि इस अपराधी के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माना जाए तो उसकी अंतिम लोकेशन इटारसी में पाई गई है। साथ में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का भी नाम आ रहा है कि उसने फरार अपराधी बबलू ठाकुर या बबलू सिंगरौर, मैं नहीं जानता नाम क्या है, उसको 10,000 रुपए की आर्थिक मदद भी कराई। साथ में एक चीज और भी थी कि इन लोगों ने उस लड़के से अपने अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कराए थे। ये उत्तर प्रदेश में हुआ भाई साहब, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में खागा तहसील का मामला है। आप में से कितने लोगों ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में देखा? और ये घटना है 24 अप्रैल। हमारे मुख्यमंत्री जी तब चुनाव प्रचार कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार अभी 29 तारीख को 30 तारीख को माफ कीजिएगा, विधानसभा का स्पेशल सत्र चला रही थी नारी अभिनंदन पे और बता रही थी कि समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस बेसिकली महिला को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हो जाती है और ये पहला ऐसा कांड नहीं हुआ है। इसके पहले इसी तरह की मिलती जुलती घटना मैं अगर सही हूं तो कासगंज जिले में भी थी। वहां भी आरोपी का तो सीधे भाजपा से कोई पदाधिकारी था। विवेक जी, और अब जो है वहां तमाम राजनीतिक दल लोग के लोग जा रहे हैं तो पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है। ठीक है, पुलिस का भी कहना सही है कि भाई पीड़िता की पहचान नहीं उजागर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले में कानून भी यही कहता कि पीड़िता की पहचान नहीं उजागर होनी चाहिए। विवेक जी, एक तो आप प्रवक्ता भी हैं, वकील भी हैं, और हमारे मुख्यमंत्री के जो दावे हैं कानून व्यवस्था पे, उसको सुन सुन के मेरा कान पक जाता है भाई साहब, मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं ऐसे विषयों पे जरूर स्टोरी करता हूं। क्या माना जाए, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे, मुख्यमंत्री बताते हैं कि समाजवादी पार्टी गिरगिट है और क्या क्या नहीं बोलते, और क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए सर, आपने इस ज्वलंत विषय को उठाने का काम किया, जो कि नारी शक्ति वंदन को लेकर के भाजपा अभी कुछ दिन पहले बहुत ही तेज गति से दिखाने का प्रयास कर रही थी। चूंकि पहली बार 10 साल में योगी जी पैदल पद यात्रा पे निकले थे महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, और वो 2 किलोमीटर की यात्रा इसी ऑफिस में जाकर के समाप्त हो जाती है। पहचान तो सत्य बात है, पीड़िता की उजागर नहीं होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की 2 पक्षीय कार्रवाई यहीं पे उजागर होती है कि देखिए
एक नहीं प्रकरण में जहां बीजेपी, नहीं, पहचान जी उजागर नहीं हुई है, पीड़िता की उजागर नहीं हुई, हाँ मैं मतलब वो वहीं आ कहते रहा हैं हूँ, कि राजनीतिक दल के लोग जाएंगे तो पीड़िता की पहचान बिल्कुल उजागर बिल्कुल मैं होगी। वहीं पे आ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक तरफ तो कह रही है कि पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए थी, जो कि कानून का प्रावधान भी है और ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन क्या ये प्रावधान पॉक्सो के मामले में नहीं लागू होता था, जो शंकराचार्य जी से जुड़ा मामला था? वहां तो खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, लेकिन वहां पुलिस रोकने के लिए नहीं पहुंची। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्यप्रणाली है ना, ये खुद ही इनको कटघरे में खड़ा कर देती है, एक बात। दूसरी बात, ये केवल एक घटना मात्र नहीं है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। जब पहली बार उन्नाव का कांड हुआ था और उसमें भाजपा के विधायक का नाम आया था, उसी समय ये अलार्मिंग सिचुएशन थी। चिन्मयानंद जी का जब नाम आया था, उसी समय ये अलार्मिंग सिचुएशन थी। लेकिन भाजपा ने कभी भी अपने पदाधिकारियों को न नोटिस जारी की, न कोई कार्रवाई की, न संगठन के आधार पर नहीं अगर नहीं, देखा जाए। नहीं, सेंगर साहब तो इस मामले में जेल में है। हाँ लेकिन हम इस मुद्दे पे आते हैं कि ये हाँ कानून व्यवस्था का ये हाल सोचिए कि कोई दिन में जा रहा है बाग में, उसकी आबरू लूट ली जा रही है, और उस दो अपराधी गिरफ्तार हो गए, मुख्य अपराधी पकड़ के बाहर, और नाम आ रहा है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसकी मदद की है, उसको नहीं, ऑनलाइन पैसे वो वगैरह स्वयं भिजवा। शायद उपस्थित भी था वहां पे, वो जो युवा कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का। चूंकि वो सुनने में ये भी आ रहा है कि पहले भी ऐसे घटनाओं को अंजाम दे चुका है, वो पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। ये भी बात तथ्यात्मक रूप से सामने आ रही है पुलिस की जांच में। और आज ही देखिए, उत्तर प्रदेश में वास्तव में स्थिति यह है कि कानून व्यवस्था अब एक कागजी हास्य बन के रह गई है। पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है, जो अधिकारियों के अंदर एक संदेश जा चुका है कि मनचाही पोस्टिंग, मनचाहे चार्ज को लेने के लिए नेताओं के, योगी जी के करीबी नेताओं के, योगी जी के करीबी अधिकारियों के कहने पे अगर कार्य करोगे तो मनचाही पोस्टिंग मिलेगी, मनचाहे चार्ज मिलेंगे। नहीं, लेकिन विवेक जी, यहाँ पे तो फतेहपुर के एसपी की तारीफ करनी पड़ेगी कि जैसे पीड़िताओं से मिली उन्होंने इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया, मुकदमा दर्ज कराया, 2 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं, तीसरा मुख्य एग्री, आरोपी भागा हुआ। नहीं नहीं सर, बात एग्री करता हूं मैं, लेकिन ललिता कुमारी का जजमेंट क्या कहता है? एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए थी, एसपी से मिलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, तो उन्होंने इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। भाई ये तो आपको भाई पता है, ये ऐसा ही एक प्रकरण कलानिधि नैथानी के भी सामने आया था कि बलात्कार पीड़िता दौड़ करके उनके सामने पहुंच गई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वो पुलिस लाइन से निकल रहे थे, वो भी वीडियो वायरल था। वो बलात्कार पीड़िता थी कि उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, वो कलानिधि नैथानी जी के सामने दौड़ करके पहुंचती है, पुलिस वाले रोकने का प्रयास करते हैं, वो गिर जाती है, उसको खड़ा किया जाता है, कलानिधि जी जब तक पहुंच जाते हैं तब उससे सारा संज्ञान लेते हैं और तत्काल प्रभाव से उसकी जांच करने का आदेश देते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एक प्रकरण आपने देखा था, मऊ में आया था, वीडियो वायरल हुआ था, बलात्कार पीड़िता के घर में बैठ करके भाजपा नेता दबाव करने का समझौता, सुलह समझौता करने का दबाव बना रहे। तो देखिए, मुझे एक बात स्पष्ट रूप से ये समझ में नहीं आता कि ऐसे अनैतिक आचरण के अपराध में जब किसी भाजपा के नेताओं का नाम आता है तो क्यों भाजपा के लोग मौन हो जाते हैं, क्यों शांत हो जाते हैं, और क्यों संरक्षण देने का प्रयास करते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। बीएचयू का प्रकरण आपको याद ही होगा, कोई प्रकरण छुपा नहीं है किसी से सोशल मीडिया पे। मात्र बात यह है कि कानून व्यवस्था के जो पोषक हैं, जिनकी जिम्मेदारी है एफआईआर दर्ज करने की, वो ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। कारण क्या है, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो सका। मुझे नहीं पता, वो उनको दामाद बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हैं, ऐसे इंस्पेक्टर दरोगा जिनकी अधिकार क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना होता है। भाई, कोई बलात्कार पीड़िता अगर आपके पास पहुंची कि उसके साथ कोई घटना घटी है, तो आपको तत्काल प्रभाव से पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसका 161 164 कराना चाहिए, मेडिकल कराना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाइए। लेकिन यहाँ पुलिस क्या कर देती है, अग्रिम जांच के नाम पे लंबित कर देती है मामले को। अधिकतर मामलों में ये नहीं, प्रकाश में आया। यहाँ तो इस मामले में तो पुलिस ने, इंस्पेक्टर ने उसको भगा दिया था। मैं वही बात तो वही आ गई ना, यही बात तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर मुझे हर बात के लिए, अगर हर पीड़ित को एसपी और डीएसपी से ही मिलना पड़े, तो दरोगाओं का अधिकार क्षेत्र क्या है, एसएचओ का अधिकार क्षेत्र क्या है, इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा? या तो ये ऑनलाइन कर दिया जाए, लेकिन उसमें फिर यह है कि पारदर्शिता का अभाव रहेगा। भाई, उसमें पारदर्शिता का अभाव रहेगा, बर्डन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो बढ़ेगा। लेकिन अगर इस तरह के जो कार्यप्रणाली जो सामने आती है, उसके बाद ऐसे एसएचओ दरोगाओं पे कप्तान कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये भी एक जांच का विषय है। अगर इंस्पेक्टर मैं ने भगा दिया था तो एसपी ने उस पर क्या कार्रवाई की? लाइन हाजिर करना कोई मैं, कार्रवाई नहीं होती है, मैं पहले दिन से कहता हूँ, मैं लाइन तो हाजिर कोई कार्रवाई नहीं है। जी, आप अब कुछ कह रहे देखिए, थे। नहीं सवाल, मामला ये है कि इस तरह की जब चीजें होती हैं, मीडिया बड़ी खामोश रहती है साहब। और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे 27 तारीख तक, और
लगातार जो चीजें चल रही हैं, कल सोचिए विधानसभा में जब आपकी विधायक रागिनी सोनकर 8 मिनट तक बोलती रही, महिलाओं के कहाँ थे आप? अपराध गिनाते, और योगी जी चुपचाप बैठ के सुनते रहे, प्रतिकार नहीं कर पाए, जी जवाब दिया। जी जी जी, तो ये भी प्रदेश में जनता ने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल ये उठता है कि हर रोज इस तरह की घटना आ रही है। मऊ में ये नहीं मुझे नहीं पता कि निशी विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। ये मैं बाकी कुछ नहीं बात कहता हूँ भाई, वहाँ निशी विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, उसको लेके बवाल खड़ा हो गया। फिर ये शिल्पी कुशवाहा का मामला होता है हरदोई में, प्रतापगढ़ में इसी तरह की घटना होती है। तो हर रोज घटनाएं हो रही हैं और इन चीजों को मीडिया दबा देता है। जी सवाल ये उठता है कि अखिलेश जी ने कल कहा था हरदोई में कि भैया वो बुलडोजर क्यों ऐसे मामलों में खामोश हो जा रहा है। आपने 1 नहीं। लाख का इनाम तो घोषित कर दिया, क्यों नहीं उसके घर बुलडोजर पहुंचा जो बबलू सिंगरौर है कि बबलू ठाकुर, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। और ये भी जो नाम आ रहा है कि भाजपा नेता ने उसकी मदद की है, ऐसा दावा किया जा रहा है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। तो इस देखिए, मामले में तो एक बात स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा ना, मनचाही चार्ज और पोस्टिंग के लिए जिस तरह से पुलिस के सेकंड लेयर के अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी मूल रूप से कार्यकारी बल में कानून व्यवस्था को बचाने और बनाने की है, बचाए रखने की है, वो कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन में आ चुके हैं। अधिकतर लोगों के अंदर ये संदेश जा चुका है कि अगर इनके मंतव्यों के अनुसार काम किया जाए, भाजपा का हो या तो उनके सजातीय हो मुख्यमंत्री जी के। अब जैसे एक प्रकरण आया है कानपुर का, आज कोई वहां का हिस्ट्री शीटर है अजय ठाकुर, इसका पूर्व में भी कई बार नाम आ चुका है। इसने एक आश्रम में घुस करके महंत को पीट दिया। बताइए, आश्रम में कल घुस से करके महंत को पीट दिया, और ये हिस्ट्री शीटर है। इसके अपराधों की फेरिस्त बढ़ती जा रही है, लेकिन कानपुर पुलिस मौन है। क्यों? नाम के आगे ठाकुर लगा हुआ। अभी यही कोई ब्राह्मण होता, यही कोई यादव होता, यही कोई मुस्लिम होता, तो मुझे लगता है हाफ एनकाउंटर हो चुका हो। तो पिक एंड चूज की पॉलिसी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी लकीर खड़ी कर दी है जातिगत दीवारों की, जिसका संदेश की कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था से लेकर हर संस्थाओं में जा चुका है। अब लेकिन एक प्रकरण लेकिन और मैं आपको बताऊं। नहीं, मैं आपको रोक रहा हूँ। ऐसा जी नहीं है कि ठाकुरों के साथ अपराध नहीं हो रहा है। बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मनीष सिंह नामक व्यवसायी की कार से एक महिला को चोट लग गई। ठीक। लोग बता रहे कि वो उतरा, उस महिला को लेके अस्पताल जाने को तैयार था, लेकिन वह लोग नाराज हो गए, उसको इतनी बुरी तरह से मारा, जी उसकी जी, जान वो ले ली। परिवारजनों ने, हाँ, और उसकी उसके उसकी आंख परिवारजनों ने उसकी उसको मारा, आंख उसकी आंखें बाहर आ गई। आंख भी बाहर आ गई। तो ऐसा नहीं है कि आप मनीष सिंह के साथ भी ऐसा हुआ है। ये नहीं, मनीष सिंह मतलब के साथ जो हुआ, देखिए मनीष सिंह के साथ जो हुआ, वो एक ग्रामीणों, जो उसका क्षेत्रीय ग्रामीणों का, और ये कह सकते हैं ऑल ऑफ सडन आक्रोश फटना या नहीं गुस्से नहीं, में ये जो तो घटना आज घटी। आपके अध्यक्ष जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जनता अब खुद फैसला लेने लग गई है। जनता को लग रहा है कि वो एक कहते हैं ना कि, और वो तो इसके लिए योगी जी को दोषी ठहरा रहे हैं उसका कारण है, कि अगर आपके नाम के आगे क्यों नहीं नहीं उनके, जनता नहीं, ये यहाँ पे जो आरोपी जिन लोगों ने मारा पीटा मनीष सिंह को, वो तो राजभर और दूसरी बिरादरी से आते हैं। उनका कहना बिल्कुल था कि जनता त्वरित न्याय खुद करने लग रही है। बुलडोजर जस्टिस जो बाबा जी ने शुरू किया, तो जनता भी मतलब वही कार से चोट लग गई, अगला गाड़ी रोका, बात कर रहा है, इलाज कराने को हाँ, वहां तैयार पे है। मनीष मनीष सिंह ने गाड़ी रोकी थी, बिल्कुल उनको इलाज कराने की बात भी करी थी, लेकिन परिजन उनके इतने आक्रोशित थे कि वो सुनने को तैयार नहीं हुए, उन्होंने सीधा हमला कर दिया। बिल्कुल, ये बात तथ्यात्मक रूप से संज्ञान में आई है। तो अब लेकिन यहाँ वही बात है ना। और महिलाओं के प्रति, और अच्छा योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या जेल में है। फिर ये जो बबलू सिगरौर है, या कि ये जो फतेहपुर वाला मामला है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, कैसे देखिए इसमें दो हिम्मत हो गई बातें कि समझ लीजिए आज सर। दुष्कर्म ये- किया गया, उसके बाद उसकी वीडियो बनाई गई, प्लस उसके मंगेतर से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए गए। और इसी तरह की मिलती जुलती घटना कासगंज में हुई थी, जहां पे एक लड़की शायद अपने आपको मंगेतर के, अमित मौर्य याद है? आपको अमित मौर्य याद है? कानपुर का इंस्पेक्टर था, यूपी पुलिस का।
हाँ हाँ याद है, बिल्कुल याद है। वो भी आज तक भी नहीं पकड़े गए। वो गाड़ी, उसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने अपनी गाड़ी में ले जाके एक लड़की की आबरू लूटी जी थी। जी जी जी, और वो भी आज तक नहीं नहीं पकड़ा तो गया। नहीं तो आप ये बताइए ना, आप अमित मौर्य की बात तो जरूर करते हैं। उत्तर प्रदेश में दो दो डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारियों पर आबरू हाँ लूटने का एफआईआर दर्ज हुआ, क्या हुआ? बिल्कुल क्या बिल्कुल पनिशमेंट बिल्कुल। उनको मिला? क्या पनिशमेंट उनको मिला? देखिए, जांच करने वाले कौन होते हैं? वो नेक्सस की उनमें से जांच तो कौन करता है सर? नेक्सस की जांच कौन करता है? क्लीन चिट कौन देता है? नेक्सस की जांच नेक्सस के लोग ही करते हैं। और जब एक नेक्सस और सिंडिकेट खड़ा हो चुका है, कौन करेगा जांच? वैभव कृष्णा ने कोशिश की तो थी आईपीएस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एक बड़ा सिंडिकेट और उसके रैकेट का खुलासा करने की। क्या हुआ? वैभव कृष्णा को एक लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहना पड़ा। तो नहीं, नेक्सस की जांच कौन करेगा? उनका एक विवादास्पद वीडियो भी तो आया था सर, आप ये ठीक है, क्यों भूल गए? विवादास्पद वीडियो आया था, ठीक है, लेकिन वो उसका उसके उसके प्रतिपेक्ष में जिन लोगों पे आरोप लगा, वो तो पोस्टिंग पे लगातार बने रहे। भाई पूरी तरह से अब अगर वो पर्टिकुलर वीडियो की बात की जाए तो उस वीडियो के आधार पे वैभव कृष्णा जी को जो भी पनिशमेंट देनी थी दंडात्मक आचरण नियमावली के अनुसार मिलती। लेकिन जो नहीं उनकी मेरे रिपोर्ट थी, उस ट्रांसफर पोस्टिंग के सिंडिकेट को लेकर के जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, उस ट्रांसफर पोस्टिंग के पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेकर के कोई जांच हुई? नहीं, और जैसे जांच शिल्पी हुई भी तो क्लीन कुशवाहा। चिट। हाँ नहीं, वो तो अलग मुद्दा है, वो तो देखिए उसमें कुछ जांच में। पत्रकारों का भी नाम आया था। अरे आप छोड़िए साहब, अभी एक आईएएस को सस्पेंड कर दिया गया, नहीं, उसके वो तो ऊपर गलती आरोप से लग। उस आईएएस पे वो तो गलती से उस आईएएस पे उसने उसका मन किया, रात को घड़ी देखी उसने, उसके पास कोई काम नहीं था, वो गया, बस ऐसे ही उसने एक एफआईआर करा दी उसका, क्योंकि उसको बस एक प्रसिद्धि हासिल करनी थी। अब वो आईएएस बहाल भी हो गए हैं, उसके ऊपर कोई डिफेमेशन का केस भी नहीं होगा, सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं करेगी, क्योंकि अरे अभी कुछ जब दिन पहले आदेश आया था। जिस कुछ दिन पहले जिसने हास्यप्रद एफआईआर। बात सुनिए, हास्यप्रद बात तो सुन लीजिए। कुछ दिन पहले एक आदेश आया था डीजीपी साहब का कि फर्जी एफआईआर करने वालों पर भी एफआईआर होगी। लेकिन मुझे लगता है डीजीपी साहब को जब पता चला कि अरे इसमें तो सबसे ज्यादा भाजपा के नेता अधिकारी, वर्तमान पदोन्नत अधिकारी फंसेंगे, पुलिस के कर्मचारी फंसेंगे, आदेश वापस ले लिया। बताइए, नहीं नहीं, ये तो उस स्थिति है। केस में तो उसमें जिस केस में जिसने आरोप लगाया तो कहा कि हमने गलत आरोप लगा दिया था, बताइए हाँ, तो गलत आरोप आप। लगाता तो सही आरोप तो बता देता। सही आरोप तो बता देता। देखिए, ये सब मैनेजमेंट के तरीके हैं सर, ऐसा नहीं है। देखिए बुद्धिजीवी वर्ग हो, विवेक जी, सभी पढ़े लिखे हैं। विवेक जी, मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो रामचरितमानस की एक चौपाई हम लोगों ने पढ़ी थी, समरथ को नहीं दोष गुसाएंगे। एक सवाल जो अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा उठाया है शिल्पी कुशवाहा वाले मामले के बाद में, कि वहां पे वो पीड़िता लगातार कह रही थी कुछ मामला था, और न वहाँ स्थानीय प्रशासन ने सुना, मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी आके उसने शिकायत की, नहीं हुआ, और फाइनली उसकी जान ले ली गई। जी, तो ऐसे मामलों में बुलडोजर कहाँ? और फतेहपुर वाले मामले में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? आरोपी भागा जा रहा है, आरोपी को लोग प्रश्रय दे रहे हैं, मुख्य आरोपी भागा हुआ है, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनामी राशि तो आपने 1 लाख रुपए कर दी। अच्छा, एक आप सवाल 10 लाख आपके कर दीजिए सर, 10 लाख कर दीजिए। देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहा जाता। नहीं तो बुलडोजर वगैरह कहाँ है? हमारा सवाल ये कि बुलडोजर क्या क्या कर रहा है, उसको बुलडोजर से बेल नहीं बाबा जी है। बंगाल गए थे, हो सकता है बुलडोजर वापस आ जाए कल परसों तक, क्योंकि अखिलेश जी ने सवाल उठा ही दिया है। अब अपनी बची कुची छवि को बचाने के लिए इस प्रकरण में हो सकता है कि बुलडोजर पहुंचा दिया जाए और दिखावटी थोड़ा नहीं टीन शेड वगैरह नहीं, तोड़ करके। अखिलेश जी ने फतेहपुर वाले प्रकरण में नहीं बोला है, ये बोला है हरदोई वाले प्रकरण में। और ये हाँ, तो बोला मैं कि कह रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है मामलों दिखावटी दिखावटी नहीं टीन तो शेड वगैरह तोड़ उन्होंने कहा करके कि दिखा दिया ऐसे। जाए। लेकिन अभी देखिए एक सवाल और है अंत में। बुलंदशहर में, खुर्जा में एक बर्थडे पार्टी थी जिसमें जिसका बर्थडे था उसके मुंह पे केक लगाने पर नाराज हो गया, उसने धंधाधुन गोली फायरिंग की, चला दी। 3 लोग जी जी तीन जी लोग की जान चली गई। अब उसमें मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो गया। जी। उस एनकाउंटर पर ही आपके प्रवक्ता ने सवाल खड़ा कर दिया, भाटी जी ने। देखिए, सवाल तो खड़ा होगा ना सर, अगर किसी ने कोई अपराध किया और उसको हाँ? अगर एनकाउंटर के माध्यम से पुलिस कार्रवाई करके न्याय देने लगी परिवारों को, तो मुझे लगता है न्यायपालिका के ऊपर इतना व्यय करना, खर्च करना, राजस्व खर्च करना, मुझे लगता है न्यायपालिका में ताले लगा देने चाहिए। क्यों वकालत की डिग्रियां लेकर के वकील टहल रहा है? सबके हाथ में लाइसेंसी बंदूक टिका दें पुलिस वालों की, वकील भी ये न्याय करने लगेगा। वकील से बेहतर न्याय कौन कर सकता है? अगर पुलिस को ये अधिकार, मैं कहता हूं कि पुलिस को अधिकार किसने दिया एनकाउंटर करने का? पहली बात। और नहीं, एनकाउंटर इनकाउंटर में कर रही है पुलिस, भाई, वो पुलिस अगर इनकाउंटर में एनकाउंटर तो कर रही है, वो तो इनकाउंटर में होता कि वो अपराधी ने फायरिंग की, हमने भी ना ना आपने ना ना अच्छा ना, फायरिंग की। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी काबिल हो चुकी है। और ये देखिए,
कुछ विशेष लोग ही हैं एनकाउंटर की, जब आप उत्तर प्रदेश की फेहरिस्त उठाएंगे तो कुछ विशेष अधिकारी कुछ विशेष लोगों के नाम ही पलट पलट करके वापस आते हैं। हर एनकाउंटर में, हर तीसरे चौथे एनकाउंटर में कुछ विशेष अधिकारियों के ही नाम है। अब आप बताओ, और एक बात, बुलंदशहर में कोई बाहर का आदमी थोड़ी जाएगा। खैर जो भी हो, नहीं नहीं, बिल्कुल जायज बात है, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस पहली बात तो जो एनकाउंटर करती है, एनकाउंटर का प्रोसीजर ये होता है पैर के घुटने के नीचे गोली मारना, ताकि पुलिस उसको कैप्चर कर सके अगर पुलिस पे गोली चलती है तो। लेकिन एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर का मतलब होता है कि ये तो सीधे सीधे हत्या का मामला बनता है। उसने नहीं तो हत्या जांच की, के आपने बाद उसकी हत्या की। भाई आप वकील हो, कैसे कर सकते हैं जब तक जांच में साबित नहीं हुआ कि वो एनकाउंटर फर्जी, अब कैसे कर सकते? एनकाउंटर, मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस का काम था उसको जिद्दा पकड़ना। एनकाउंटर क्यों किया, किन परिस्थितियों में अब किया? उसने फायरिंग की होगी, इसलिए फायरिंग किया होगा उसने। ये तो तो हर कहीं हर ना कहीं, एनकाउंटर में तो ये दिखाया ही जाता है कि नहीं फायरिंग की गई नहीं, पुलिस ने ये बचाव में बड़ी की। समस्या है विवेक जी। अगर पुलिस अपराध को नहीं पकड़ती तो आप लोग को ऐतराज है, पुलिस ने नहीं नहीं नहीं, एनकाउंटर हमें कर ऐतराज दिया नहीं तो भी है, ऐतराज है। हमें कोई ऐतराज नहीं है। उत्तर हाँ, प्रदेश पुलिस की लड़ाई मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं लड़ी होगी, लेकिन पुलिस की पुलिसिंग की बेसिक प्रॉब्लम पे कोई काम नहीं करता है। एनकाउंटर की वाहवाही अधिकारी लेता है, लेकिन उसमें जो बर्खास्त सिपाही दरोगा होते हैं ना, उनकी सुध लेने कभी वो अधिकारी नहीं जाते हैं, जो वाहवाही लेकर के, मेडल लेकर, प्रमोशन लेकर आगे निकल जाते हैं। परिवार एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर में परिवार उनका बर्बाद होता है जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं। जब वो केस मुकदमे लड़ते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, तब उसके बाद उस समय कोई नहीं आता खड़े होने कि हमने मौखिक आदेश दिया था। तो एनकाउंटर, और एनकाउंटर की परिभाषा एक और बता दूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एनकाउंटर की परिभाषा हो गई है, हर एनकाउंटर जायज था उत्तर प्रदेश पुलिस का जब तक एनकाउंटर ठाए ठाए मुंह से नहीं हुआ था। उस मुंह से होने वाले एनकाउंटर के बाद से उत्तर प्रदेश का हर एनकाउंटर संदिग्ध, विषम परिस्थिति में, आदेशानुसार, पूर्वाग्रह से ग्रसित या सत्ता के इशारे पे किया जा रहा है। मैं तो ये सीधा आरोप देखिए, लगा रहा हूं। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ, मैं लेकिन आरोप लगा रहा हूं। बिल्कुल, मुंह से कौन एनकाउंटर करता है सर? ठाए ठाए का आरोप कौन एनकाउंटर करता है? बिना बिना लाइफ जैकेट पहने, बिना प्रॉपर सपोर्टिंग जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, उसके बिना चप्पल पहन के आप एनकाउंटर करने चले गए। अरे तो इतने बड़े करेंगे आप बाद में। हिस्ट्री। अरे सर, आप उस फेक फोटो के पीछे पड़ गए हैं। बिल्कुल पढ़ेंगे। शाही साहब को जो है आपकी सरकार ने भी प्रमोट किया था, और नहीं, आज आप प्रमोट शाही किया था, साहब ठीक है, प्रमोट किया था। कब? देखिए, आचरण बदल जाता है जब आपको जब वातावरण मिलता है। नहीं नहीं, आज जो सही बात है। वातावरण उनको मिला है, आप उससे उनकी प्रमोट कार्यप्रणाली संदेहास्पद है। और आप प्रमोट करो तो ठीक है, दूसरी सरकार करे तो गलत है सर। नहीं नहीं, ये हमने रवैया प्रमोशन पे सवाल ही नहीं उठाए, हमने कार्यप्रणाली पे सवाल उठाए हैं। मुंह से ठाए ठाए हमारे कार्यकाल में कभी नहीं किया गया। हमारे कार्यकाल में कभी मुंह से ठाए ठाए नहीं हुई। और मैं सीधी बात कर रहा हूं, ऐसे कोई भी मामले, ऐसे कोई भी प्रकरण, पुलिस की जिम्मेदारी है अरेस्ट नहीं, करके मुझे थोड़ा कोर्ट में अजीब प्रस्तुत लगा, करना। क्योंकि बुलंदशहर के उस अपराधी के प्रति आम जनता में बड़ा गुस्सा था, उस पे भी आप लोग उसके एनकाउंटर पे भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, अरे कोई सवाल सबूत हो। एनकाउंटर पे है, उस अपराधी के पक्ष में नहीं है। उस अपराधी ने अगर गोली चलाई, जांच में सामने आता है कि पुलिस वालों के जीवन पे अगर कोई संकट बना तो पुलिस गोली चलाएगी। हमारे कार्यकाल में भी चलती थी, पुरानी सरकारों में भी चलती थी। शिव प्रकाश शुक्ला का भी एनकाउंटर इस प्रदेश में आज तक चर्चा का विषय रहता है, उस पर आज भी चर्चाएं होती हैं। एनकाउंटर पे सवाल नहीं है, सवाल है काम करने के तरीकों पर, सवाल है प्रशासनिक आदेश के मौखिक आदेश पर, सवाल है पुलिस की पुलिसिंग के ग्राउंड लेवल की जो मैनेजमेंट है उस पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए पुलिसिंग ध्वस्त है। इस पर पुलिस को चलिए, राजनीतिक हथियार बना करके चुनाव लड़ रही है, चुनाव में केवल इस्तेमाल हो रही है, पुलिसिंग से उद्देश्य से भटका करके। सवाल इस पर है, संवैधानिक चलिए नियमों के अनुपालन के बाहर जाकर के सरकार दुरुपयोग कर रही है, सवाल इस पर है। चलिए सर, आपने बहुत अपनी बात मजबूती से रखी, और उम्मीद है कि फतेहपुर में उस बेटी का अपराधी जो बबलू सिंगरौर है कि बबलू ठाकुर है, देखते हैं कब पकड़ा जाता है। वैसे पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया है, और फतेहपुर के एसपी ने कम से कम इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया। 2 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। धन्यवाद विवेक जी। सर।